हेलो दोस्तों आज हम करेंगे माइंड मैप। पूरा चैप्टर मैप की तरह माइंड में छप जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो पहला चैप्टर है ऑन द ईव, उसका एक माइंड मैप इस बोर्ड पर क्रिएट करेंगे और पूरे चैप्टर की समरी आपके पास मौजूद हो जाएगी। तो पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हम लिखेंगे ऑन द ईव। तो यहां हम लिख देते हैं ऑन द ईव। ऑन द ईव, ये हमारा चैप्टर है ऑन द ईव। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ऑन द ईव लिखा है। और इस चैप्टर का पूरा माइंड मैप क्रिएट करेंगे हम। सबसे पहले इसमें, अच्छा मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूं। दरअसल इस पूरे चैप्टर को याद करने के लिए एक न्यूमोनिक हमने बनाया है, वो है आईपॉड इन फीफा। सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, इसको लिख लेते हैं ऊपर, आईपॉड इन फीफा। आईपॉड यहां लिख लेते हैं, यहां पे शायद ठीक रहेगा, दिख रहा होगा आपको। यस, आई डॉट पॉड, पीओडी पॉड, इन फीफा, FIFA, आईपॉड इन फीफा। ये याद रखना है आपको बस। शायद दिख नहीं रहा आपको, फीफा थोड़ा ऊपर हो गया ये, ठीक है, इसको नीचे कर देते हैं, थोड़ा इसको नीचे लिख देते हैं। आईपॉड इन फीफा, आई डॉट POD पॉड डॉट इन FIFA, ये है आपका न्यूमोनिक। चलिए शुरुआत करते हैं। तो अब देखिए ऑन द ईव कर रहे हैं, तो सबसे पहले आई, इस आई से जो बनता है वो बनता है इंट्रोडक्शन। ठीक है जी, ये लिख दिया हमने इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, अब इंट्रोडक्शन में क्या, ये हमारा पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमें दो बातें समझनी पड़ेगी। एक तो ये समझना पड़ेगा हमें कि भाई देखो, अंग्रेजों का शासनकाल भारत में शुरू कब हुआ। तो बैटल ऑफ प्लासी, यहां लिखते हैं बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी, ये बैटल ऑफ प्लासी है। एक इसमें पॉइंट आता है कि बेसिक पर्पस क्या था अंग्रेजों का। बेसिक पर्पस क्या था इनका, भारत में आने का बेसिक पर्पस क्या था। बेसिक पर्पस, ठीक है। तो बैटल ऑफ प्लासी आप जानते हैं 1757 में हुई थी, लिख लेते हैं इसको, ये 1757 में हुई थी। और बेसिक पर्पस जो था अंग्रेजों का भारत में आने का, वो था भारत को लूटना। भारत को कैसे लूटेंगे, वो भारत को लूटने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा प्लान बनाया था। उन्होंने कहा था कि भारत से रॉ मटेरियल लेके जाएंगे ब्रिटेन में और भारत में फिनिश गुड्स लाके बेचेंगे। तो ये उनका बेसिक पर्पस था। ठीक है जी, तो आई मतलब इंट्रोडक्शन हमारा हो गया। आगे चलते हैं, अगला है देखो पी से बनता है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। तो चलो उसको करते हैं। यहां से बनता है पी और पी से बनता है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। भाई देखो, कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी रहे होंगे। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, इसका मतलब है कुछ अच्छे काम भी किए अंग्रेजों ने, या सब कुछ खराब करके ही चले गए। ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन का हमारा पॉइंट बन गया है। तो जी बिल्कुल, कुछ अच्छे काम तो उन्होंने किए ही हैं। जैसे एक पॉइंट इसमें बनता है हमारा, रेड से ही करना पड़ेगा। एक पॉइंट इसमें जो हमारा बनता है वो बनता है कि भाई उन्होंने चेक ऑन फेमाइन, फेमाइन को रोका। चेक ऑन फेमाइन, चेक ऑन फेमाइन, फेमाइन का मतलब होता है अकाल। ठीक है जी, अकाल को रोकने में उन्होंने अपनी एक भूमिका निभाई थी। अगला जो इसका पॉइंट बनता है वो बनता है कमर्शियल आउटलुक ऑफ फार्मर। कमर्शियल आउटलुक ऑफ फार्मर, कमर्शियल आउटलुक ऑफ फार्मर्स, एक ही पॉइंट बनता है। इसके अलावा उन्होंने इंफ्रा भी क्रिएट किया था भाई भारत के लिए, थोड़े मामले में इंफ्रा भी क्रिएट किया था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया है।
तो लिख देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा उन्होंने भारत में मॉनिटरी सिस्टम भारत में लेके आए थे, तो यहां मॉनिटरी सिस्टम लिखेंगे। मॉनिटरी सिस्टम भारत में लेके आए थे, ठीक है जी। और एक और पॉइंट लिख सकते हैं हम, वो है कि उन्होंने इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप भारत में क्रिएट किया था। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो भारत को चलाने के लिए संसद भवन, कोर्ट, संविधान, मतलब संविधान तो हमने बनाया था, संसद भवन वगैरह हो गया, कोर्ट हो गया, आईएएस आईपीएस ऑफिसर का जो व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्था अंग्रेजों ने लेके आए थे। तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या सेटअप, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, ये हम लिख सकते हैं यहां पे, ठीक है। सेटअप, ये हो गया हमारा। ओके जी, तो ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो गया। उसके बाद आता है ओ, ये देखिए ओ, आई से इंट्रोडक्शन, पी से पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, ओ से आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है जी। थोड़ा इसको करते हैं, ओ हम यहां लिख लेते हैं ओ, तो यहां से मामला जाएगा, थोड़ा सा यहां से मामला जाएगा, ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इसको लिखते हैं रेड से, यस, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ये हो गया जी, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका मतलब क्या होता है भाई? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब है कि कितने लोग भारत के काम धंधे में, किस तरीके के काम धंधे में लोग लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, मैं ये आईपॉड इन फीफा लिखा है, इसको मैं रेड मार्कर से बॉक्स में डाल देता हूं। ये मैंने इसको बॉक्स में डाल दिया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूरे चैप्टर को याद दिलवा देगा आपको, ठीक है जी। तो ये लिखा है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो भाई इसमें 3 पॉइंट बनते हैं, और वो 3 पॉइंट में ऊपर हाँ ऑफकोर्स जगह तो है, ऊपर लिख देते हैं। तो एक इसका पॉइंट यहां लिख देते हैं ऐसे करके, ठीक है। मैप बन रहा है, बहुत ध्यान से देखना इसको, अगर आप बना लेंगे, एक बार ढंग से पढ़ लेंगे, तो आपको पूरा चैप्टर लर्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पूरा चैप्टर आपको याद हो जाएगा। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में यह है कि एग्रीकल्चर प्राइम सोर्स, मेन सोर्स भारत के लोगों का एग्रीकल्चर था। ऑक्यूपेशनल, भारत की 72% जनसंख्या एग्रीकल्चर में लगी हुई थी, ये बता रखा है इसके अंदर। दूसरा पॉइंट आता है इंडस्ट्री आता है दूसरा पॉइंट, इसे लिखते हैं इंडस्ट्री। अच्छा, इंडस्ट्री जो था वो इनसिग्निफिकेंट सोर्स, मतलब इंडस्ट्री भारत में थी, थोड़ी बहुत थी, लेकिन वो इनसिग्निफिकेंट थी। मतलब भारत में आप मान लीजिए 10% लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगे हुए थे, बहुत कम है भाई। 72 थे एग्रीकल्चर में, 10% थे इंडस्ट्री में, बाकी जो बचे 18% वो सर्विस सेक्टर में थे। तो इंडस्ट्रियल भारत की उतनी अच्छी नहीं थी, कम पॉपुलेशन इंडस्ट्री में लगी हुई थी। और अगला इसका जो पॉइंट है वो है रीजनल वेरिएशन, यहां लिख देते हैं वो तीसरा पॉइंट, वो है रीजनल वेरिएशन, ठीक है। रीजनल वेरिएशन, ये रीजनल वेरिएशन हो गया, ठीक है भाई। रीजनल वेरिएशन का मतलब यह है कि भारत में, पूरे भारत में जो वेरिएशन अलग अलग थी, जैसे कि कुछ राज्य ऐसे थे जहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा लोग लगे हुए थे, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, उड़ीसा हो गया। कुछ स्टेट्स ऐसे थे जहां पे इंडस्ट्रियल सेक्टर ज्यादा था, साउथ के स्टेट्स हो गए, बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है जी। ये रीजनल वेरिएशन हो गया। तो 3 पॉइंट हो गए, इंट्रोडक्शन, दूसरा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, ओ से ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब करेंगे डी से बनता है डेमोग्राफिक प्रोफाइल। तो इसको यहां से लेके चलते हैं, ये यहां से जाएगा ऐसे करके, ठीक है। ये है डेमोग्राफिक प्रोफाइल, या प्रोफाइल ये कंडीशन भी लिख सकते हैं। ये आ गया डेमोग्राफिक कंडीशन, हम वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है।
इसको हम बॉक्स में डाल देते हैं। डेमोग्राफिक कंडीशन ये इस डी से बना है। अच्छा, अब इसमें क्या है डेमोग्राफिक कंडीशन में भाई? इसमें भी 3-4 पॉइंट है। तो सबसे पहले बताना पड़ेगा फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस अंग्रेजों ने कराई थी भाई, पहली ऑफिशियल सेंसस। सेंसस मतलब जनगणना अंग्रेजों ने कराई थी, वो थी 1881 में हुई थी। 1881 में वो हुई थी फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो इसका जो बनता है वो बनता है कि द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ये था 1921, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। अभी समझाते हैं है क्या ये। 1921 था द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इसका मतलब ये है कि 1921 से पहले भारत की पॉपुलेशन कभी बढ़ रही थी, कभी घट रही थी, कभी बढ़ रही थी, कभी घट रही थी, लेकिन 1921 के बाद से लगातार पॉपुलेशन एक ही तरीके से बढ़ रही है। यह आपका द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। आगे चलते हैं। अगला, ये तो खैर इंट्रोडक्शन था। अगला जो पॉइंट है वो था हाई बर्थ रेट और डेथ रेट। हाई, BR मतलब बर्थ रेट, DR मतलब डेथ रेट। भारत की बर्थ रेट, डेथ रेट बहुत ज्यादा थी। अंग्रेजों ने भारत की जनसंख्या को रोकने के लिए कोई काम नहीं किया। डेथ रेट भी बहुत ज्यादा थी, तो उन्होंने भारत की डेथ रेट को कम करने के लिए भी कोई काम नहीं किया। अगला पॉइंट था कि लो लिटरेसी रेट, लो लिटरेसी रेट। देखो भाई, इसका मतलब ये होता है रेट, पढ़े लिखे लोगों की संख्या। लिटरेसी रेट मतलब पढ़े लिखे लोगों की संख्या, वो भी बहुत कम थी, 16% के आसपास थी। इसके अलावा आता है हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। अगला पॉइंट ये वाला बनता है। हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का मतलब जो शिशु मृत्यु दर है, इन्फेंट होता है छोटा बच्चा, 1 साल से कम उम्र का बच्चा। मोर्टिलिटी मतलब मरने की जो उसकी दर थी, रेट थी, बहुत हाई थी। एक पॉइंट ये बनता है। इसके अलावा लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी लाइफ की बहुत लो थी, यानी कि एवरेज व्यक्ति की जो एज थी वो काफी कम थी। ठीक है, ये 44 इयर्स एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है। ये हो गया। इसके अलावा वाइड स्प्रेड पॉवर्टी थी, ये भी लिख लेते हैं, एक लास्ट टॉपिक तो बचा है। ये देखो, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, ये भी हमारा एक पॉइंट बनता है। ठीक है जी, तो डेमोग्राफिक कंडीशन हमने कर लिया, डी हो गया हमारा। अब इन से बनता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो करते हैं जी, यहां पे ये बन जाएगा आपका, ये यहां से बन जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर। यहां लिखता है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये रहा इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको बॉक्स में डाल देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं रोड बनाए अंग्रेजों ने। ठीक है, यहां लिखते हैं रोड बनाए। ठीक है जी, रोड बना दिए, बहुत बढ़िया। इसके अलावा, रोड के अलावा उन्होंने, अच्छा इसको ऐसे ही कर देते हैं, रोड बनाए। रोड में भाई क्यों बनाया रोड? भाई उनको अपनी आर्मी मोबिलाइज करानी थी, आर्मी को यहां से वहां लेके जाना था, इसलिए उन्होंने रोड बनाए। तो उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाए, तो ये रोड हो गया। इसके अलावा रेलवे बनाई। तो भाई रेलवे क्यों बनाई? रेलवे अपने फायदे के लिए, भाई उनको गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना था, तो गुड्स को भारत के कोने कोने से लाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा ना, कोने कोने से पोर्ट तक, सी पोर्ट तक लाना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने रेलवे बनाई। और उनके जो फिनिश गुड्स है उसको भारत के कोने कोने में पहुंचाना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने रेलवे बनाई। तो अंग्रेजों को फायदा था। इसके अलावा उन्होंने पोर्ट बनाए। पोर्ट होता है बंदरगाह, जहां से पानी के जहाज निकलते हैं, वो तो बनाएंगे भाई, वो भारत को लूटेंगे कैसे अगर वो नहीं बनाएंगे तो पोर्ट उन्होंने बनाया। इसके अलावा उन्होंने कम्युनिकेशन में काफी काम किया। कम्युनिकेशन का मतलब ये हो गया कि उन्होंने डाक तार, मतलब भारत में जो है पोस्ट ऑफिस उन्होंने खोले, तार की व्यवस्था खोली। ठीक है, कम्युनिकेशन का, तार चिट्ठी वाला मामला सीधा। तो कम्युनिकेशन उनको करना पड़ा, क्योंकि उनको भारत में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है ना, भारत को अपने जकड़ में रखना है ना, इसलिए सूचनाओं का आदान प्रदान उनके ऑफिसर्स को बताना पड़ेगा ना कि भाई यहाँ पे दंगे हो रहे हैं, तो वहां पे जाके आप भारत के लोगों को दबा दो। तो ये कम्युनिकेशन उन्होंने अपने फायदे के लिए, सब कुछ उन्होंने ये अपने फायदे के लिए किया, लेकिन हाँ इन्होंने इंफ्रा क्रिएट करके दिया। ओके, चलिए जी,
तो यहां पे इंफ्रा हो गया, अब गया फीफा, फीफा बच गया है। तो जो पहला एफ है इससे हम करेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो ये हम करते हैं यहां से एक और इससे पेड़ निकलेगा, ठीक है। ये फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के क्या फीचर रहे हैं अंग्रेजों के शासनकाल में, ऑन द ईव कर रहे हैं, ठीक है। तो फीचर अगर करें तो भाई बड़ी खराब भारत की इकोनॉमी थी। तो पहला पॉइंट इसमें बनता है, वो बनता है स्टैग्नेंट इकोनॉमी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। भारत की इकोनॉमी रुकी हुई इकोनॉमी थी, भारत की इकोनॉमी में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं थी। इसके अलावा कॉलोनियल इकोनॉमी ये होता है, मतलब हम कॉलोनी, उनकी कॉलोनी बने हुए थे हम लोग, वो हमें लूटते थे, हमसे रॉ मटेरियल लेके जाते थे, तो वी वर द कॉलोनी ऑफ देम। इसके अलावा सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, ये वाला पॉइंट बनता है। इसके अलावा बनता है आपका डेप्लेटेड इकोनॉमी, एक ये पॉइंट बनता है। इसके अलावा बैकवर्ड इकोनॉमी ये पॉइंट बनता है। इसके अलावा एक एम्प्यूटेटेड मतलब उन्होंने भारत के 2 टुकड़े कर दिए थे ना, भारत पाकिस्तान 2 टुकड़े भारत के कर दिए थे, एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी ये पॉइंट बन जाता है, ठीक है। तो ये भारत के फीचर्स, इंडियन इकोनॉमी के ओवरऑल फीचर्स ये हैं। तो ये हो गया हमारा एफ। अब बच्चा है आई। इस जो आई है इससे बनता है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंफ्रा हमने यहां कर लिया है, इस आई से, इस इन से बनता था इंफ्रा, और ये जो आई है ये बीच में फीफा वाले में आई है, ये बनेगा हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो चलिए लिखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो यहां से आया इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो यहां पे लिखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। चलो हो गया इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसको हमने बॉक्स में डाल दिया। तो भाई इंडस्ट्रियल सेक्टर भी भारत का बहुत खराब था, कोई बहुत ही अच्छा तो था नहीं, काफी खराब था इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसमें हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि इन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको अगर आप वीडियो देख ही रहे हैं यहां तक, तो भाई मैंने इन सब टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो या सर्च कर सकते हो, तो उसमें बहुत डिटेल्ड वीडियो, ये मैं आपको माइंड मैप बना के बता रहा हूं कि पूरा चैप्टर एक ही बार में कैसे कवर होगा। तो देखो ये हो गया इंडस्ट्रियल सेक्टर, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, उन्होंने भारत की इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। भारत की वर्ल्ड फेमस इंडस्ट्री थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, उनको अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया। इसके अलावा लैक ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट, अंग्रेजों ने भारत की इंडस्ट्री में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की, भारत के अंदर कुछ लोगों ने अपने दम पर इंडस्ट्री बनाई है, जैसे टाटा वालों ने अपने दम पर इंडस्ट्री बनाई है, ठीक है, अंग्रेजों का कोई योगदान नहीं है उसके अंदर। इसके अलावा पॉइंट है लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री, भारत में कैपिटल गुड इंडस्ट्री जो थी उसका हमेशा से अभाव रहा है, कैपिटल गुड इंडस्ट्री उन्होंने नहीं बनाई, ठीक है जी। ये पॉइंट, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर का 3 पॉइंट है, ओके। अच्छा जी, एक पॉइंट इसका और एक बुक में लिखा हुआ है, वीकी ओगी बुक में लिखा है ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, तो वो और लिख लेते हैं, ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, मतलब जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी भारत के अंदर वो बहुत ही कम, ब्लीक मतलब बहुत ही नोशनल, नाम मात्र की ग्रोथ थी मॉडर्न इंडस्ट्री के अंदर। तो अंग्रेजों ने भारत के इंडस्ट्रियल सेक्टर को ऐसे बर्बाद किया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट भी बोलते हैं कि हैंडीक्राफ्ट बर्बाद था भारत का, ठीक है, वो अंग्रेजों ने किया था हैंडीक्राफ्ट बर्बाद। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है इसका वो है, देखो एफ, फिर से एफ आ गया, इससे बनेगा फॉरेन ट्रेड। ये और करते हैं फॉरेन ट्रेड, तो ये आया यहां से, और ये फॉरेन ट्रेड के बारे में चर्चा करते हैं। फॉरेन ट्रेड,
फॉरेन ट्रेड। देखो भाई फॉरेन ट्रेड हमारा जो था, ये फॉरेन ट्रेड जो हमारा था वो बहुत ही बेहतरीन था फॉरेन ट्रेड, और अंग्रेजों ने बर्बाद किया फॉरेन ट्रेड भारत को, और भारत को कहते भी थे द सिंक ऑफ वर्ल्ड्स बुलियन, पूरे दुनिया का सोना भारत के अंदर आ जाता था क्योंकि भारत बहुत अच्छा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता था। इसमें 3 पॉइंट बनते हैं। पहला पॉइंट बनता है मोनोपोली कंट्रोल, या ये पहला पॉइंट ये लिखते हैं कि एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड, ये हमारा पॉइंट बनता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट बनता है मोनोपोली कंट्रोल ऑन इंडियाज फॉरेन ट्रेड, ठीक है भाई। ये मोनोपोली कंट्रोल का मतलब यह है कि उन्होंने भारत के फॉरेन ट्रेड पे कंट्रोल किया, उन्होंने भारत को दूसरी जगह एक्सपोर्ट नहीं करने दिया। 50% से ज्यादा भारत को एक्सपोर्ट करना पड़ता था ब्रिटेन को, और बचा हुआ ब्रिटेन जो कहेंगे उनकी मित्र कंट्रियों को, उनकी दोस्त कंट्रियों को हमें करना पड़ता था, तो हम बंधे हुए थे, ठीक है। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट आता है इसका ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब ये होता है कि भारत के पैसे की बर्बादी कर दी अंग्रेजों ने। अच्छा, इंटरेस्टिंगली फॉरेन ट्रेड भारत का सरप्लस में था। सरप्लस मतलब भारत को फायदा होता था, लेकिन उस फायदे को अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया, भारत के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया, पूरा पैसा बहा दिया। सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट ब्रिटिशर्स, ऐसा उन्होंने किया, ठीक है। वॉर किया उन्होंने, ऑफिस सेटअप लगाया उन्होंने, इनविजिबल आइटम इंपोर्ट किए, ये सब इसके अंदर पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हो। अगला एक पॉइंट इसका और बन सकता है, वो है ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल। सुएज कैनाल जो है वो डायरेक्ट रूट बनी भारत और ब्रिटेन के बीच में। ये जो थी 1869 में ये ओपन हुई थी सुएज कैनाल। इसने भारत के एक्सप्लॉयटेशन में और ब्रिटेन की हेल्प की। तो सुएज कैनाल डायरेक्ट रूट, पहले उनको घूम के जाना पड़ता था पूरा अफ्रीका का, लेकिन अब सुएज कैनाल बन चुकी है तो डायरेक्टली वो भारत से कच्चा माल, रॉ मटेरियल ब्रिटेन ले जाते हैं, ठीक है। ये बात होगी हमारी, तो फॉरेन ट्रेड हो गया। अब आखिरी का है ए, ये है आपका एग्रीकल्चर। आप काफी वेट कर रहे होंगे कि एग्रीकल्चर क्यों नहीं आया, मैंने इसको एंड में डाल दिया है। अब इसको समझते हैं एग्रीकल्चर क्या है। यहां से आ गया हम एग्रीकल्चर, ये लास्ट पॉइंट है एग्रीकल्चर, ठीक है। यहां पे एग्रीकल्चर करेंगे तो लिख देते हैं एग्रीकल्चर और बॉक्स में डाल देते हैं इसको एग्रीकल्चर को। देखो भाई एग्रीकल्चर का मामला ये है कि भारत का एग्रीकल्चर उन्होंने बर्बाद किया, ऑफ कोर्स बर्बाद। उससे पहले भारत अच्छा था, लेकिन ब्रिटेन के आने के बाद भारत का एग्रीकल्चर खराब हो गया। सबसे बड़ी वजह इसकी है वो है जमींदारी सिस्टम। तो पहला पॉइंट है इसका जमींदारी सिस्टम, ये इसका पहला पॉइंट है। जमींदारी सिस्टम लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में लेके आए थे। इसके अंदर ट्रायंगुलर सीरीज बन गई थी, सीरीज कह रहा हूं, ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बन गया था कि अंग्रेजों ने किसानों के एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए जमींदारों को नियुक्त किया था, अपॉइंट किया था। जमींदारों को खेत का मालिक बना दिया था, और जमींदार जो है किसानों पर अत्याचार करते थे, जमीन का ख्याल नहीं रखते थे, और वहां से उनसे टैक्स वसूल करते थे, जिसे लगान बोलते थे। बहुत डिटेल में मैंने समझा रखा है वीडियो, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं जमींदारी सिस्टम। अगला जो पॉइंट है वो है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसका मतलब यह है कि अंग्रेजों ने भारत के एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज किया, भारत के किसानों को फोर्स किया कि भैया वो उगाएं क्या, कैश क्रॉप उगाएं, जिसकी वजह से भारत के अंदर फूड ग्रेन की कमी हो गई थी और अकाल भारत के अंदर आते थे और भारत की जमीनें बंजर हो गई थी। ये मामला है। अगला पॉइंट आता है लैक ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट। देखो वो इंडस्ट्री में भी है, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री या लैक ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट, इसमें भी है लैक ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट। यहां पे पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट है भाई, ब्रिटेन की गवर्नमेंट किसकी, ब्रिटेन की, जो इंडिया में काम कर रही थी, इंडिया में जिन्होंने राज कर रही थी। लैक ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट, तो अंग्रेजों ने एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी काम नहीं किया।
भाई खेतों को इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो अंग्रेजों ने नहीं की, एक ये पॉइंट बन गया। इसके अलावा बनता है पार्टीशन ऑफ इंडिया, पार्टीशन ऑफ इंडिया। हालांकि ये तो आजादी के वक्त हुआ था, भारत को दो टुकड़ों में बांट दिया, तो भारत का बहुत सारा एग्रीकल्चर लैंड पाकिस्तान में चला गया था, और जूट इंडस्ट्री वहां चली थी बंगाल में, जो कि बांग्लादेश बन गया बाद में, वो था ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, तो पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गए हमारे। इसके अलावा स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड, एक पॉइंट और लिख लो, स्मॉल एंड स्कैटर्ड, स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग, ये लास्ट पॉइंट है भाई, लैंड होल्डिंग। तो भारत के जो खेत थे वो छोटे छोटे थे और स्कैटर्ड, बिखरे हुए थे। ठीक है जी, तो ये पूरे चैप्टर का माइंड मैप मैंने बना दिया है, आपने भी बना ही लिया होगा, या वीडियो पॉज करके बना सकते हो। एग्जाम में लास्ट मिनट रिवीजन में ये बहुत काम आता है, पूरा चैप्टर दिमाग में छप जाता है। कैसे लगी आपको ये वीडियो, माइंड मैप कैसा लगा, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्त को शेयर कर सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।